हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल वीडियो बेस्ट में। मैं हिमांशु पांडे आपका स्वागत करता हूं एक नए कोर्स में। इसका नाम है डिविजनल अकाउंटेंट ग्रेड एग्जाम न्यू सिलेबस डिटेल डिस्कशन। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में देख रहे हैं, राइट। चलिए हम लोग नेक्स्ट में देख लेते हैं। देखिए इसका की फीचर क्या है। इसका की फीचर यही है कि हम लोगों को ये 2 साल में एक बार देखने को मिलेगा। सॉरी, साल में 2 बार। ठीक है, साल में 2 बार, है ना। और जो दोनों बार ये एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे, ये एसएस एग्जाम के साथ में कंडक्ट किए जाएंगे। जैसा कि पहले आपके ऑफिस में ये हो जाता था, अब ये पॉसिबल नहीं होगा, आपको एसएस के साथ में इसको देना होगा। और जो पहला डीएजी एग्जाम होगा ना, वो SAS-2 ऑफ 2024 में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपका जो पहले 5 पेपर हुआ करता था, 5 पेपर्स, उसकी जगह पे अब इसको चेंज कर दिया गया है और इसमें बढ़ा करके आपके 7 पेपर कर दिए गए हैं। ठीक है, तो अब आपको 7 पेपर का एग्जाम देना होगा। टोटल मार्क्स जो होगा वो 100 होगा हर पेपर का, और उसमें से पासिंग या एग्जेम्पशन मार्क, पहले ऐसा नहीं था। पहले अगर आपने एक बार में सारे पेपर पास कर लिए और हर एक पेपर में आप 40 मार्क्स भी सिक्योर कर देते तो भी आपका पूरा पेपर पास कहलाता था। अब ऐसा नहीं है, बिल्कुल एसएस पैटर्न पे है। 45 मार्क्स लेके आइए और आप वहां पर या तो पास कर जाएंगे और एग्जाम कर जाएंगे। ठीक है, नेगेटिव मार्क भी है। फॉर ईच रॉन्ग आंसर 0.25, मतलब हर 4 गलत के लिए 1 नंबर कट जाएंगे। यहाँ पे जो खास बात है कि नो नेगेटिव मार्क फॉर कन्वेंशनल एंड प्रैक्टिकल पेपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कन्वेंशनल पेपर कौन है, प्रैक्टिकल पेपर कौन है। ठीक है, तो जब आप देखेंगे कि आपका जो लैंग्वेज पेपर है वो कन्वेंशनल पेपर है और आपका आईटी प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिकल पेपर है, तो वहां पे आपको कोई नेगेटिव मार्क नहीं होंगे। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे, इसको अच्छे से समझ जाएंगे हम लोग। ठीक है, देखिए ये है PC1, सॉरी पेपर 1। आप लोग का PC नहीं है, पेपर 1 है। ठीक है, पेपर 1 में क्या है, पेपर 1 में ऐसे है, प्रीसी है, ग्रामर है और लेटर राइटिंग है। ठीक है, ये ड्राफ्टिंग है, इसी का पार्ट है, राइट। देख लेते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पेपर इज टू टेस्ट द नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड रिटन प्रोफिशिएंसी इन द लैंग्वेज। यहाँ पे मैंने एसएस पेपर में भी आप लोगों को क्लियर कर दिया था कि द लैंग्वेज विच यू आर कंफर्टेबल इन यू मस्ट नॉट चूज। ठीक है, कंफर्टेबल इन राइटिंग मीन्स कंफर्टेबल इन टाइपिंग, यानी कि अगर आपका हिंदी टाइपिंग अच्छा है, ठीक है, तो ही आप हिंदी चुनिएगा। वरना आप ये सोचिए कि नहीं वहां पर जाकर के हम हिंदी में लिख देंगे, लिखने का नहीं है, टाइप करने का है। ठीक है, और आपको वहां पे कीबोर्ड में कुछ प्रिंटेड में नहीं आएगा, आपको याद है तो आप टाइप करिएगा, नहीं तो नहीं टाइप कीजिएगा। और कुर्सीदेव फॉन्ट में ही टाइप करना होता है, ये भी मैं बता दूंगा आपको। वो गूगल इंडिक कीबोर्ड वाला टाइपिंग नहीं है यहाँ पे। तो आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि आप अगर हिंदी टाइपिंग में अच्छे हैं, केवल तभी आप हिंदी चुनिए, अदरवाइज इंग्लिश चुनिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। वो ये है कि ये 100 मार्क का पेपर है, पेपर 1 2 घंटे का पेपर है, विच इज हैविंग अ डिस्क्रिप्टिव नेचर। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कन्वेंशनल मोड लिखा हुआ, वही कन्वेंशनल मोड इसमें की नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो पहला पार्ट जो ऐसे प्रीसी लेटर एंड ड्राफ्टिंग जो 40 मार्क्स का है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ग्रामर वाला पोर्शन जो 60 मार्क्स का होगा, ये एमसीक्यू होगा। ठीक है, और इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग होगा। तो पहला पेपर आपका 100 मार्क्स का जरूर है, पर एमसीक्यू केवल 60 नंबर के हैं, 40 नंबर का आपका ऐसे राइटिंग वगैरह होगा, है ना। नेक्स्ट में हम लोग आ जाते हैं। देखिए ये क्या है, ये पेपर 2 के बारे में। ठीक है, पेपर 2 जो है वो 100 मार्क्स का है, 2 घंटे का है ना। और ये बुक कीपिंग है। अच्छा, आप लोग समझ लीजिए, एसएस में ये पहले PC13 हुआ करता था, अब इसको PC13 से हटा के PC9 कर दिया गया है। डिविजनल अकाउंटेंट ग्रेड एग्जाम में ये वाला पेपर आपका पेपर 2 किया गया है, पेपर 2 है। हाँ, ठीक है। बुक कीपिंग में आपको जो पहले पढ़ना था मोटा मोटी वही है, कुछ चीजें ऐड की गई हैं जो कि एसएस के सिलेबस से ली गई है, तो आपको ध्यान देना होगा कि क्या ऐड किया गया। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पेपर इज टू टेस्ट द नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन गवर्नमेंट एंड कॉमर्शियल अकाउंटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमर्शियल अकाउंटिंग रूल को सबसे खास तरीके से पढ़ना होगा। अब जो नॉन कॉमर्शियल बैकग्राउंड के हैं उनको पता नहीं कि क्या है कॉमर्शियल अकाउंटिंग रूल। देखिए मैं आपको एक ब्रीफ में समझा देता हूँ। ठीक है, अब आप जो देखते हैं अकाउंट्स गवर्नमेंट का, वो कैश बेस्ड सिस्टम होता है, मतलब नगद आया, ठीक है, तो आपका एंट्री होगा, और नगद नहीं आया तो एंट्री नहीं होगा। जबकि कॉमर्शियल अकाउंटिंग रूल्स जो है वो अक्रूवल बेस्ड सिस्टम है। ठीक है, मतलब आपका अगर नगद नहीं भी आया है ना, लेकिन अगर आप एलिजिबल हो गए तो आपको ये अकाउंट में लेना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, 3 गोल्डन रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट।
ठीक है, आप वहां पर समझ जाएंगे। एंड स्टैंडर्ड, अब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किया है वो भी आपको देखना होगा। स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन सिस्टम, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, अकाउंट कंपाइलेशन प्रोसेस, सब्सिडियरी एंड फाइनल अकाउंटिंग प्रोडक्ट्स सच एज MCA, the annual accounts, financial reports and the readiness of the applying them in performance of official duties related thereto etc. अब ये दो पार्ट में है, ध्यान से देखिए। पहला पार्ट है बुक कीपिंग का, और बुक कीपिंग में वेटेज कितना होगा डिफाइन नहीं है, ठीक है, माने 40 नंबर का होगा, 50 का होगा, 60 का होगा, ये डिफाइन नहीं, मतलब कुछ भी किसी से भी पूछा जा सकता है। दूसरा है गवर्नमेंट अकाउंटिंग, इसका भी वेटेज डिफाइन नहीं है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर क्या है, पेपर 2 के ही पार्ट 1 में जो बुक कीपिंग का है पोर्शन, उसमें क्या क्या पढ़ना है ना, क्योंकि हम लोग डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं, इसीलिए इंट्रोडक्शन ऑफ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल दैट इज गाट्स। अच्छा, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कौन सी किताब पढ़ें, ये आपका तय करना बड़ा ही मुश्किल काम हो जाता है ना। मेरी सलाह ये है कि आप लोग प्लीज एनसीईआरटी को पढ़िए, आपके सजेशंस में भी दिया हुआ है एनसीईआरटी 11 क्लास, ठीक है, 11 क्लास। अगर मेरे पास किताब होगी तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, एनसीईआरटी 11 क्लास 11 फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये देखिए ये है एनसीईआरटी 11 क्लास अकाउंटेंसी, समझ गए। प्लीज आपको यही पढ़ना है, और इतने बेसिक लेवल पे ये बुक लिखी गई है जैसे बच्चों को समझाई जाती है। नॉन कमर्शियल बैकग्राउंड के लिए तो ये सबसे आसान है, ऐसा नहीं कि आप लोग एडवांस बुक पढ़ेंगे तो आपको फायदा नहीं होगा, पर उसको समझने में आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, लैंग्वेज बहुत आसान है। बेस, अच्छा इसी में आपके चैप्टर 1 में ही गाप से दिया हुआ है, ठीक है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, बेस ऑफ अकाउंटिंग एंड डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। ये डबल एंट्री सिस्टम क्या है, ये भी जब आप कॉमर्स पढ़ने लग जाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट्स एंड चेक्स, लेटर ऑफ क्रेडिट। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, मान लीजिए कि अगर कोई बुक पढ़ रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, फिर उसको कैसे आगे बढ़ना है, मैं सलाह देता हूँ। आप कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, कीवर्ड जिसको कहेंगे उस टॉपिक का, जैसे कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये कीवर्ड है, आप इसको यूट्यूब में डालिए, ठीक है, और एंटर कीजिए। जिस इस टॉपिक पे जो भी वीडियो में सबसे ज्यादा व्यूज आता है, आप उसी वीडियो को खोल के देखिए, ठीक है। एक सीए नरेश अग्रवाल नाम की चैनल है, आप लोग उसको भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसके लिए डेडिकेटेड वीडियोस बनाते हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा, डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम, बस यही कीवर्ड डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम को आप सर्च में मारिए, एंटर दबाइए, जो वीडियो सबसे ज्यादा व्यूज वाला आता है उसको देखिए। इस वाले में बिल ऑफ एक्सचेंज को एंटर कीजिए, वहां पर सर्च कीजिए, प्रॉमिसरी नोट को देखिए, वहां सर्च कीजिए, चेक्स, लेटर ऑफ क्रेडिट को देखिए और वहां सर्च कीजिए, ठीक है। अकाउंटिंग प्रोसेस में जर्नल एंड लेजर क्या होता है, इसके डेडिकेटेड वीडियोस अवेलेबल है। कैश बुक एंड सब्सिडियरी बुक्स क्या होते हैं, इसके लिए भी डेडिकेटेड वीडियो अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि इस वाले में इसका जिक्र नहीं है, बिल्कुल है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये पढ़ने के बाद भी अगर समझ में न आए तब की मैं बात कर रहा हूँ, और इसका लैंग्वेज बहुत आसान है, ठीक है। आगे प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ये इसका कीवर्ड है। फाइनल अकाउंट्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ये कीवर्ड है, ठीक है। ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये कीवर्ड है। एंड बैलेंस शीट, ये कीवर्ड है, ठीक है। तो जो आपका कीवर्ड है आपको उसको ही डेडिकेटेडली पढ़ना समझना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यहां तक जो था वो आपका प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन था, जैसे कोई कंपनी होती है उसका अकाउंट बनता है, ठीक है, ये कंपनी का अकाउंट बनाने का है। ये एनजीओ है, नॉट फॉर प्रॉफिट का सिंपल मतलब है एनजीओ, ठीक है, यानी कि ये कोई कंपनी नहीं है, और फिर इसका अकाउंट बनाने का है, तो ये कैसे बनता है, ठीक है। आगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है, वो सिंपल मीनिंग यही है कि जैसे मान लीजिए कि आपके बैंक में से कुछ पैसे काट लिए गए हैं और आपको उसका पता नहीं है, या आपके बैंक अकाउंट में से कुछ पैसे डाल दिए गए हैं और आपको उसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है। इस परिस्थिति में आपको महीने में कम से कम एक बार बैंक के साथ में रिकंसाइल करना पड़ता है। कैशबुक और पासबुक का रिकंसिलिएशन कैसे होता है वो इसमें बताया गया है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, कोई भी अकाउंटिंग कर ले, ह्यूमन नेचर एरर का होता है, यानी गलतियां होती हैं। 4 टाइप के एरर होते हैं वो बताया गया है। डेप्रिसिएशन क्या होता है, आपने अगर मोटरसाइकिल खरीदी, 1 साल के बाद बेचने जाएंगे तो जितने की आपने खरीदी उतने की बिकेगी, जवाब है नहीं। क्यों नहीं बिकेगी, वो डेप्रिसिएशन की वजह से नहीं बिकती है, उसका रेट आधा हो जाता है, सेकंड हैंड उसी को कहते हैं। रिजर्व एंड डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग कैसे की जाती है उसके बारे में है। एंड द फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ये आपका न्यू इंट्रोड्यूस किया गया है। कॉस्ट अकाउंटिंग पहले ऑडिट को पढ़ना था, अकाउंट्स को नहीं, लेकिन अब डिविजनल अकाउंटेंट के चैप्टर में शामिल किया गया है, जबकि एसएएस में कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं है। मैं पहले क्लियर कर देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको समझ में आ गया होगा कि अब आपका थोड़ा सा मामला बड़ा होने वाला है, ठीक है। हम लोग पार्ट 1 देख चुके हैं, हम लोग आते हैं पार्ट 2 पे। देखिए
अपन लोग आ रहे हैं पार्ट 2 पे, है ना। पार्ट 2 क्या, गवर्नमेंट अकाउंटिंग। क्या है गवर्नमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। अकाउंटिंग एंटिटीज एंड रोल ऑफ सीएजी। रोल ऑफ सीएजी आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखें तो आर्टिकल 148 से लेकर के 151 तक है ना। रोल ऑफ सीएजी के लिए दूसरा जो पोर्शन है वो डीपीसी एक्ट है, डीपीसी एक्ट, ठीक है, 1971। तो ये आपको पढ़ना ही है ना। स्ट्रक्चर गवर्नमेंट अकाउंट्स कितने तरह के होते हैं, तो भाई 3 तरह के होते हैं, कंसोलिडेटेड, कंटीजेंसी और पब्लिक अकाउंट। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ये वाला पोर्शन मेरा पोर्शन है, मैं इसको पढ़ाता हूँ, ठीक है। क्लासिफिकेशन सिस्टम में लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर हेड चार्ट्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। रूल बेस्ड एंड स्टैंडर्ड बेस्ड अकाउंटिंग, अकाउंटिंग रूल एंड इंडियन गवर्नमेंट अकाउंटिंग। उदाहरण के तौर पे गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल है, रिसीट एंड पेमेंट रूल है, जनरल फाइनेंशियल रूल है, वो सब इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। कंसेप्ट ऑफ प्रोफार्मा अकाउंट क्या होता है, गवर्नमेंट अकाउंट्स में प्रोफार्मा अकाउंट बनता है। दरअसल गवर्नमेंट्स के पास भी ऐसे कंपनीज होते हैं जो कि प्रॉफिट मेकिंग के पर्पज से बनाए जाते हैं या फिर कॉमर्शियली हैंडल होते हैं। वैसी कंपनियों के लिए जो अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं उनको प्रोफार्मा अकाउंट कहते हैं। वो बिल्कुल बुक कीपिंग में डबल एंट्री सिस्टम के तौर पे यूज किए जाते हैं। आगे बजटरी प्रोसेस, कैसे बजट बनता है, उसकी रिव्यू क्या होती है, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं रिसीट एंड ऑफ अकाउंट्स एंड डिपार्टमेंटल कंपाइलेशन इंक्लूडिंग पब्लिक वर्क्स एंड फॉरेस्ट, ठीक है। अब आपको पता ही है कि आपकी पोस्टिंग पब्लिक वर्क्स डिवीजन में हुई है ना। आप तो डिविजनल अकाउंटेंट है। पब्लिक वर्क्स की अकाउंटिंग जब हमारे पास में आती है उस समय में हम उसका रिसीट करते हैं और उसके अकाउंट और डिपार्टमेंटल कंपाइलेशन कैसे किए जाते हैं, ये हमारे एजी ऑफिस में इसका प्रोसेस है। ये कहेंगे इसका मटेरियल कहाँ मिलेगा, इसका मटेरियल आपको मिलेगा एमएसओ में, ठीक है। एमएसओ A&E, ठीक है, वॉल्यूम 1 चैप्टर 8 एंड 9, ठीक है। तो ये मटेरियल आपको यहाँ मिल जाएगा, है ना। आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखते हैं अकाउंट्स ऑफ इंटर गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन। दो गवर्नमेंट के बीच में जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसको कैसे अकाउंटिंग किया जाता है, ये और एजी ऑफिस में एसी सेक्शन करता है, अकाउंट्स करेंट सेक्शन, ठीक है। अगला अकाउंटिंग ऑफ इंस्टीट्यूशनल लोन्स एंड एडवांसेस एंड डेट अकाउंट। एजी ऑफिस में इसके लिए अलग सेक्शन है, इसका नाम है लोन सेक्शन, ठीक है। कहने का मेरा मतलब यह है कि एजी ऑफिस कैसे फंक्शन करता है इसके बारे में ही आपको पूरा पढ़ना है। और सारे का सारा मटेरियल आपको एमएसओ A&E वॉल्यूम 1 के ही अलग अलग चैप्टर में मिलेगा। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है कि अरे सर ये आगे कहाँ मिलेगा, ऐसा नहीं है। सारे के सारे मटेरियल अवेलेबल है। कंटिजेंसी फंड, ट्रांजैक्शंस एंड रिसोर्स रिकूपमेंट, ठीक है, बहुत आसान है। ये तो स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट के पार्ट है। अगला है अकाउंटिंग ऑफ डिपॉजिट एंड रिजर्व फंड, ठीक है, ये वाला भी आपको एमएसओ A&E में ही मिलेगा। जनरल प्रोविडेंट फंड, जीपीएफ एंड पेंशन अकाउंटिंग, ये आपको एमएसओ में भी मिलता है और कैम में भी मिलता है। कैम का मतलब सिविल अकाउंट्स मैनुअल, ठीक है, आपको वो भी देखना है। आरबीडी अकाउंटिंग इन कैश मैनेजमेंट, ये है रिजर्व बैंक डिपॉजिट, आरबीडी स्टैंड फॉर रिजर्व बैंक डिपॉजिट, ये भी आपका एमएसओ का ही पार्ट है। अगला है रिव्यू बैलेंसेस, एमएसओ का पार्ट है। ट्रांसफर एंट्री, जनरल एंट्री, एमएसओ का पार्ट है। इंटरनल कंट्रोल्स ऑफ अकाउंट, एमएसओ का पार्ट है। एंड प्रिपरेशन ऑफ मंथली सिविल अकाउंट्स MCA, एनुअल अकाउंट्स एंड प्रिपरेशन अकाउंट्स एंड फाइनेंस अकाउंट, ये एमएसओ A&E पार्ट 2 का है। जैसे ये वॉल्यूम 1 है ना, ये वॉल्यूम 2 का है। तो आपको एमएसओ A&E वॉल्यूम 2 पढ़ना है, समझ गए। तो कुल मिलाकर के मामला यही है कि ये वाला जो पूरा गवर्नमेंट अकाउंटिंग का प्रोसेस है जो इसके मतलब कंटेंट में दिया गया है, एमएसओ A&E वॉल्यूम 1 और एमएसओ A&E वॉल्यूम 2 का पोर्शन है। आप उसको पढ़ेंगे आसानी से, ये वाला पेपर आपका निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब अपन आते हैं पेपर 3 में, ठीक है। पेपर 3 क्या है, मैंडेट ऑफ द सीएजी ऑफ इंडिया एंड सर्विस रेगुलेशन, ठीक है। ये भी 2 घंटे का पेपर है जिसके 100 मार्क्स होंगे। The objective of this paper is to test the knowledge, understanding and proficiency in the mandate of CAG of India, ठीक है। मैंडेट का मतलब सीएजी को क्या क्या काम करने अनिवार्य है, ठीक है। और उसके बाद प्रोविजन ऑफ एक्ट्स, रेगुलेशन, स्टैंडिंग ऑर्डर, सीसीएस रूल्स एटसेट्रा एंड द ड्यूटीनेस ऑफ अप्लाइंग देम इन परफॉर्मेंस इन ऑफिशियल ड्यूटीज रिलेटेड देयरटू। मैं एक्सप्लेन करता हूं कि क्या है, समझिएगा। जैसे कि एग्जांपल मैंने दिया है, मैं देता रहता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो क्या ऑडिट को रोक सकती है, जवाब है नहीं। क्यों? यही मैंडेट है सीएजी का कि आप अगर चाहे, यानी स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो सीएजी को अकाउंटिंग का काम ले सकती है, उससे पेंशन ले सकती है, उससे जी ले सकती है, तो इनसे ऑडिट नहीं छीन सकती है। मैंडेट का मतलब यही है कि क्या सीएजी को करना एकदम कंपलसरी है और उसके पावर में आता है, परव्यू में आता है। आगे बढ़ जाते हैं। दिस पेपर इज ऑल्सो डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज मैंडेट एंड फंक्शन ऑफ सीएजी ऑफ इंडिया, इसका भी वेटेज दिया हुआ नहीं है। और दूसरा सर्विस रेगुलेशंस, ठीक है। ये बेसिकली एफआर वाला जो आपका पहले वाला पेपर था वही होना चाहिए। मैं चेक कर लेता हूं, ठीक है। आगे देख लेते हैं।
देखिए, तो ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 कौन सा? मैंडेट एंड फंक्शन, ठीक है। मैंडेट फंक्शन में इसमें 5 टॉपिक्स कवर किए गए हैं। कौन से? द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटिंग टू द सीएजी, वही वाला 148 से 151 है ना, जो कि मैंने आपको बताया है, आर्टिकल है संविधान के अनुच्छेद 148 से 151। अगला प्रोविजन ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ड्यूटी, डीपीसी एक्ट 1971, ये वाला है, एज अमेंडेड एंड इंक्लूडेड जुडिशरी प्रोनाउंसमेंट, ठीक है। तो इसका 4 बार अमेंडमेंट हुआ है। 1971 में इसका इंट्रोडक्शन हुआ है, उसके बाद 1976 में फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ है, 1984 में सेकंड अमेंडमेंट हुआ है, 1989 में थर्ड अमेंडमेंट हुआ है और 1994 में फोर्थ अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है। और बाद में कुछ जजेस के डिसीजंस भी आए हुए हैं, आप इनको देखेंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये वाला पोर्शन मैं पढ़ाता हूँ। अगला आ जाता है प्रोविजन ऑफ द रेगुलेशन एंड ऑडिट एंड अकाउंट 2020। दरअसल पहले वाले पेपर में ये 2007 था, मतलब रेगुलेशन ऑन ऑडिट्स एंड अकाउंट 2007, और जो रेगुलेशन ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट 2007 था वो बहुत बड़ा था, बहुत ज्यादा बड़ा। 2020 में उसको काफी कंसाइज किया गया, छोटा कर दिया गया है। अब आपको बहुत छोटे में पढ़ना है, इसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। एमएसओ वाला जो पोर्शन था या ऑडिट का पोर्शन इंक्लूडेड है। पहले अकाउंट्स, पिछले पेपर में एमएसओ एएनडी अकाउंट्स, ये एमएसओ एएनडी ऑडिट, समझ गए। तो ये ऑडिट वाला है और अकाउंट्स वाला भी वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, ये 111 नहीं है, ये 2 है, ठीक है, ये 2 है, राइट। आगे आ जाते हैं प्रोविजन ऑफ द सीएजीज मैनुअल स्टैंडिंग ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेटिव, ये अलग है, एडमिन है ये, वॉल्यूम 1, ठीक है। और यहाँ पे चैप्टर 7 है, ठीक है, डिविजनल अकाउंटेंट, ठीक है। आप देखेंगे डिविजनल अकाउंटेंट के बारे में डिटेल में कहाँ दिया गया है। तो पहला दिया गया सीपीडब्ल्यूए कोड के चैप्टर नंबर 4 में, थोड़ा सा 22 में, और उसकी रिक्रूटमेंट वगैरह कैसे होती है और कैसे उसका पेंशन होता है, कैसे उसके बाकी अमेनिटीज मिलती है उसको, क्या उसको सीजीएचएस का कार्ड मिलता है कि नहीं मिलता है, वो सब आपको इसमें मिल जाएगा। एमएसओ एएनडी, एमएसओ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे शॉर्टकट में कहते हैं एमएसओ एडमिन, चैप्टर नंबर 7, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको एमएसओ तीनों पढ़ने हैं, एमएसओ एक्चुअली चारों, एमएसओ एएनडी वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 दोनों हो गए, एमएसओ ऑडिट पढ़ना है और एमएसओ एडमिन पढ़ना है, ठीक है। पहले आपको ऐसा नहीं था, छोटा मोटा सिलेबस था आपका, सिलेबस अब काफी बड़ा कर दिया गया है। वही पेपर 3 के पार्ट 2 में सर्विस रेगुलेशन को देख लेते हैं, जो आपको मैंने बताया, आपके एफआरएसआर पुराने पेपर में था, आज यहाँ पे है। प्रोविजंस रिलेटिंग टू लीव एज इन सेंट्रल सिविल सर्विसेज, मैं उतना पूरा नहीं पढ़ूंगा, मैं केवल यहाँ पढ़ता हूँ। ये लीव रूल्स है, मतलब छुट्टियां कैसे मिल जाएंगी, ठीक है। कंडक्ट रूल है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद में आपका है प्रोविजन रिलेटिंग चार्जेस प्रोसीजर इंक्वायरी। हाँ, अगर आपने कोई गड़बड़ की तो कैसे इंक्वायरी होगी, कैसे पेनल्टीज आपकी लगेगी, आप उसमें अपील कैसे कर सकते हैं, ठीक है। उसको कहा गया क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल, सीसीए रूल, जिसको शॉर्टकट में कहा जाता है। आपको यही पूछा जाएगा कि सीसीए स्टैंड फॉर व्हाट, समझ रहे हैं। कई क्वेश्चन तो आपके सिलेबस में से रहेंगे कि सीसीए स्टैंड फॉर व्हाट, ठीक है, क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील, राइट। फिर एनपीएस मतलब क्या, तो नेशनल पेंशन सिस्टम है वो, आज न्यू पेंशन स्कीम नहीं है, पहले था, पहले इसका नाम न्यू पेंशन स्कीम ही था। तो जब आपका इसमें स्टैंड बदल गया है तो आपको उसके बदले हुए तरीके से ही आंसर करना है, और ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये एनपीएस और जीपीएफ रूल है, जीपीएफ पुराने वालों के लिए और एनपीएस नए वालों के लिए, ठीक है। एफआरएसआर पार्ट 1 में जनरल रूल है, ठीक है। इसके चैप्टर 11 डेफिनेशन एंड चैप्टर 4 जो है पे है, चैप्टर 2 है ये, ठीक है, 11 नहीं है ये, चैप्टर 2 डेफिनेशन एंड चैप्टर 4 दैट इज पे। एंड टीए रूल्स, टीए मतलब ट्रैवलिंग अलाउंस के रूल्स, आपको कैसे पढ़ने हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस कैसे मिलेगा आपको, वो आपको एफआरएसआर 2 में मिल जाएगा। सीबीसी गाइडलाइन, ठीक है, चीफ विजिलेंस कमिश्नर, उसके गाइडलाइंस क्या है, रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी रिलेटेड टू द प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट का मतलब अगर कोई भी आप खरीदारी करते हैं, उदाहरण के तौर पे ऑफिस के लिए स्टेशनरी परचेज करते हैं, चेयर परचेज करते हैं, अलमीरा परचेज करते हैं, कुछ भी परचेज करते हैं, प्रोक्योरमेंट से परचेज करना होगा, ठीक है। तो प्रोक्योरमेंट का क्या प्रोसीजर है वो, एंड द लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट इज दैट आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। तो ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है आप देख सकते हैं केवल एक पेपर का आधा है ना, कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसका वेटेज भी डिफाइन नहीं है कि किस पोर्शन से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसीलिए आप लोग निश्चिंत रहिए कि आपको ये बढ़िया से पढ़ना ही होगा, ठीक है। आगे आ जाते हैं, आगे हम लोग पेपर 4 में, ठीक है। पेपर 4 में गवर्नमेंट ऑडिट बेसिक कंसेप्ट ऑफ टैक्सेशन, ठीक है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट ऑडिट पहले नहीं था, तो मैं कैसे बताता, मैंने खुद भी नहीं पढ़ा गवर्नमेंट ऑडिट, ठीक है। अभी नए सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया गया है, SAS में भी इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है, और DAGE में भी इंट्रोड्यूस किया गया है ना। SAS में ये PC2 के तौर पे इंट्रोड्यूस किया गया, नया वाला PC2, यहाँ पे पेपर 4 में इसको इंक्लूड किया गया, राइट।
अब आप देख लीजिए, ये भी 2 घंटे का पेपर है, पूरे 100 MCQ इसमें से पूछे जाएंगे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टेस्ट द नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन गवर्नमेंट ऑडिटिंग प्रोसेस। तो गवर्नमेंट की ऑडिटिंग कैसे होती है, आपको इस प्रोसेस को पढ़ना है, ठीक है। एंड सब्सिडियरी सप्लीमेंट एंड फाइनल ऑडिट प्रोडक्ट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट्स रिलेटिंग टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन। अब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन का क्या मतलब हुआ? डायरेक्ट टैक्स जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स जैसे GST, वैट, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ने हैं। एंड द रेडीनेस फॉर अप्लाइंग देम इन परफॉर्मेंस ऑफ द ऑफिशियल ड्यूटीज रिलेटेड देयरटू एटसेट्रा। दिस पेपर हैज आल्सो इंक्लूडेड इन SAS पेपर PC2, जो कि मैंने यहाँ पे आपको मार्क किया है। दिस इट हैज 2 पोर्शन या 2 पार्ट्स। देखिए 2 पार्ट कौन से, ठीक है। देखिए गवर्नमेंट ऑडिट और कंसेप्ट ऑफ टैक्सेशन। तो गवर्नमेंट ऑडिट का भी वेटेज डिफाइन नहीं किया गया है ना, और कंसेप्ट ऑफ टैक्सेशन का भी वेटेज डिफाइन नहीं किया गया है। नेक्स्ट में आ जाते हैं, देखिए पार्ट 4, जिसके 2 पार्ट है। पहला वाला पार्ट है गवर्नमेंट ऑडिट, दूसरा है कंसेप्ट ऑफ टैक्सेशन। गवर्नमेंट ऑडिट में बेसिक कंसेप्ट एंड जनरल प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। राइट, टाइप्स ऑफ ऑडिट, कितने टाइप के ऑडिट होते हैं? परफॉर्मेंस ऑडिट होता है, NRA होता है, बहुत तरह के ऑडिट होते हैं, फाइनेंशियल ऑडिट होता है, ठीक है। अप्रोच ऑफ देयर ऑडिट, फाइनेंशियल कंप्लायंस ऑडिट होता है, एंड परफॉर्मेंस ऑडिट मैंने बताया आपको, ठीक है। विद स्पेशल फोकस ऑन वर्क ऑडिट, एक वर्क ऑडिट भी होता है जो PWD का ऑडिट करने के लिए लोग जाते हैं, एंड ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रिसीट। तो इतनी तरह के आपके ऑडिट हैं, आपको उसको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। आगे आ जाते हैं कंसेप्ट ऑफ टैक्सेशन। मैंने आपको बताया है बेसिक कंसेप्ट ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन। इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, पहले ये इंसेंटिव एग्जाम का पार्ट था, अब इसको डिविजनल अकाउंटेंट ग्रेड एग्जाम में इंक्लूड कर दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन टैक्सेशन का क्या है? बेसिक कंसेप्ट ऑफ इनकम टैक्स, दैट इज सेक्शन 2 ऑफ 17 ऑफ IT एक्ट, एंड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ GST चैप्टर 3, 4, 5 ऑफ द GST, ठीक है। तो ये वाला आपको पढ़ना है, आप लोग इसको ध्यान से देख सकते हैं। इसमें मेरी तरफ से आपको कोई हेल्प नहीं मिल सकेगी, क्योंकि मैं इसमें प्रोफिशिएंट नहीं हूं। यू मस्ट टेक हेल्प ऑफ द प्रोफिशिएंट पर्सन, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 में हम आते हैं, चैप्टर नंबर 5, दैट इज जनरल अकाउंटिंग, ट्रेजरी एंड फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट रूल, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट रूल जो है ये नया इंक्लूड किया गया है, इसको ध्यान से देखेंगे। वही कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जब किसी के साथ में भी आप प्रोक्योरमेंट करते हैं, और जो लोवेस्ट वन होता है जो क्वालिफाई करता है, कॉन्ट्रैक्ट तो जानते हैं आप, डिवीजन में कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह होते हैं, तो उनके साथ जो आप करते हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। आपने अगर किसी से रेंट भी, रूम कमरा भी लिया तो उसके साथ रेंट एग्रीमेंट करते हैं, दैट इज आल्सो कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अगर आप किसी के साथ जमीन परचेज करना चाहते हैं तो आप उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सिंपल, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है इकरारनामा, मैं राजी हूं, यही इसका हिंदी अर्थ है। फाइन, इट्स अ 2 hour and 100 MCQ पेपर। The objective of this paper is to test the knowledge, understanding and the proficiency in the central state government rules relating to budget, ठीक है, and finances including financial delegation, fiscal accountability and responsibility provisions, treasury, pensions, etc., and the readiness for applying them in performance of official duties related thereto। कुछ नहीं, मुझे ये पर्पस लिखना पड़ता है इसलिए मैं लिखता हूँ, ठीक है। आपका मेन पॉइंट है यहाँ पे, ये 2 पार्ट में है, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स में, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट रूल्स में। स्टेट गवर्नमेंट रूल्स का जो खास बात है, जो आपने कई बार क्वेश्चन में मुझसे पूछा भी है कि क्या सर झारखंड का अलग, गुजरात का अलग, बिहार का अलग, अलग अलग पढ़ना है? जवाब है नहीं। क्यों नहीं? लिखा हुआ है रूल्स कॉमन टू ऑल स्टेट्स, ऐसे नियम जो सभी राज्यों के लिए कॉमन है, केवल उन्हीं नियमों को आपको यहाँ पे पढ़ना है, उन्हीं नियमों के से सवाल आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। देखिए पेपर 5 का पार्ट 1, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स, ठीक है, इसी पेपर का जो मैं भी डिस्कस कर रहा था। देखिए यहाँ पे जब भी रेड वाला है ना, तो रेड वाला ही नया चैप्टर है, बाकी दोनों ब्लू वाले उसी चैप्टर के या उसी पेपर के पार्ट है। तो जैसे यहाँ रेड वाला आ गया, उसका जो ये ब्लू वाला है उसी चैप्टर का पार्ट है, ठीक है। फाइन, आगे बढ़ते हैं, है ना। पेपर 5 पार्ट 1, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स? जनरल सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, FRBM नाम सुना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फिजिकल रिसोर्सेस एंड बजटरी मैनेजमेंट, ठीक है। FRBM का जिक्र यहाँ पे कहीं आएगा शायद, देख लेते हैं। जनरल सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास जो पैसा है आप उसको कैसे मैनेज करेंगे, इसका जनरल सिस्टम क्या होता है। बजट फॉर्मुलेशन, आप बजट बनाते हैं। इन इम्प्लीमेंटेशन एंड गवर्नमेंट अकाउंट्स, उसका इंप्लीमेंट करते हैं, जब खर्च हो जाता है तो गवर्नमेंट के अकाउंट बनाए जाते हैं। प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, गुड्स कैसे प्रोक्योर करेंगे, वर्क्स एंड सर्विसेज, ये आपको कहाँ मिलेगा? ये सब आपको GFR में मिलेगा। GFR के कंसर्न चैप्टर यहाँ पे लिख दिया गया है, जब आपका, ठीक है, कंसर्न चैप्टर्स। इसका मतलब ये है कि जब आप उसको पढ़ रहे होंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि जब आपका रिलेटेड चैप्टर आएगा केवल तभी आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है, अदरवाइज यू नीड नॉट टू बोदर, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अब आप देखिए
अगला है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का क्या मतलब होता है, देखिए अब आप जो नए हैं, जो इसको नहीं जानते, मैं आपको बता दूं, स्टोर में जो स्टॉक होता है ना, उसी को इन्वेंट्री कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस हो सकता है, मोर और लेस वही स्टॉक को इन्वेंट्री कहा जाता है। एंड कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, ठीक है, इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक का जो मटेरियल है उसको मैनेज करना, ठीक है, उसको वो खराब ना हो जाए, सही जगह से आए, टूट ना फूट न जाए, जहां से आपने सप्लाई ऑर्डर दिया है वहां से पूरा पूरा मटेरियल आप रिसीव करें, इन गुड पोजीशन रिसीव करें, उसका उसको मेंटेनेंस करें, चूहे न खा जाएं, कीड़े न लग जाएं, जो जैसा हो सकता है, इंक हो तो सूख न जाए। ठीक है, आगे ग्रांट यूनिट, गवर्नमेंट से जो मदद मिलती है, गवर्नमेंट गारंटीज एंड एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट। एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट का सिंपल मीनिंग है जो विदेशी पैसों से आपको मदद मिलती है और उससे जो आप प्रोजेक्ट बनाते हैं गवर्नमेंट के, वही वाला एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट में आता है। रिसीट एंड पेमेंट्स के बारे में, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाते हैं, ये पार्ट 2 स्टेट गवर्नमेंट, जिसके बारे में लोग सबसे ज्यादा सवाल पूछते हैं कि क्या अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम लागू होंगे और उसके पेपर में अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जवाब है नहीं, विच इज कॉमन टू ऑल स्टेट्स, वही आपको पूछा जाएगा। जैसे स्टेट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजट फॉर्मुलेशन, फंक्शनिंग ऑफ ट्रेजरीज। ठीक है, तो हर स्टेट में आपका अलग अलग नहीं होता है, उसका बेसिक फंडामेंटल सेम है। जैसे कि ट्रेजरी रूल्स, ठीक है ना, ट्रेजरी रूल्स, ठीक है, या आर्ट अकाउंटिंग रूल्स फॉर ट्रेजरी। ठीक है, स्टेट पेंशन सैंक्शनिंग एंड ऑथराइजेशन, स्टेट रिपोर्टिंग ऑन कंपाइलेशन विद FRBM, फिजिकल रिसोर्सेज एंड बजटरी मैनेजमेंट, रिक्वायरमेंट्स ऑन असेट लायबिलिटी, डिस्क्लोजर ऑन कंप्लीटेड इनकम्प्लीटेड प्रोजेक्ट, स्टेट स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड एलिगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर DFPR। यहाँ पे जो नोट है वो खास आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या है नोट में लिखा हुआ, नोट में लिखा हुआ है कि सेंट्रल रिसीट एंड पेमेंट रूल्स, ठीक है, वो 1983 वाला, 1983 वाला, एंड सेंट्रल ट्रेजरी रूल्स, ठीक है, ये आर अंडर कंसिडरेशन ऑफ रिवीजन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। ये अभी बदले जाने के मोड में है। ठीक है, तब 1923 नहीं, ये आपका 2023 में ये चेंजेस लाया गया है। तो 2023 के केस में लिखा हुआ है कि उसके बाद में अगर इसमें किसी भी तरह का कोई चेंज आता है, ठीक है, तो वो वहां पे इंक्लूड हो जाएगा। द प्रोविजन ऑफ द न्यू अमेंडेड सेंट्रल रिसीट एंड पेमेंट रूल्स इंक्लूडिंग दोज ऑफ द CTR वुड अप्लाई अकॉर्डिंगली। ठीक है, तब आपको मामला समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेपर 6, ये वो पेपर है जो बेसिकली आपको डिवीजन में काम करने में मदद करेगा। ठीक है, ये वो पेपर है जिसमें सबसे ज्यादा लोगों को लगता है कि यार सबसे ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो बेसिकली इस पेपर को तो तुम ध्यान से पढ़ना समझना बहुत जरूरी है आपके लिए, डिविजनल अकाउंटेंट के लिए, डिविजनल अकाउंटेंट के लिए। ठीक है, हाँ, अब देखिए पब्लिक वर्क्स अकाउंटिंग प्रोसीजर। पहले क्या था, पहले ये था कि इसी पेपर से आपके 2 पेपर बन जाते थे, एक प्रैक्टिकल का अलग, थ्योरी का अलग। अब ऐसा नहीं है, अब थ्योरी और प्रैक्टिकल को मर्ज कर दिया गया है ना, ध्यान से सुनिएगा, थ्योरी और प्रैक्टिकल को मर्ज कर दिया गया है। जबकि आपके पहले ही स्लाइड में क्लियर किया गया कि प्रैक्टिकल वाले पोर्शन में निगेटिव मार्किंग नहीं है क्योंकि वो MCQ नहीं है। ठीक है, तो इस पेपर में 40 मार्क्स का आपका MCQ है, देखिए यहाँ पे, जो कि थ्योरी पोर्शन है, और जो प्रैक्टिकल पोर्शन है उसमें मे नॉट बी MCQ, क्योंकि MCQ लिखा नहीं है, तो वो 60 मार्क्स का होगा। कैसे पूछा जाएगा, ये मेरे पास मटेरियल अभी अवेलेबल नहीं है। जब CAG ऑफिस के वेबसाइट में इसको अपलोड किया जाएगा, केवल मैं तभी आपको बता पाऊंगा, कंफर्म कर पाऊंगा, तो उससे रिलेटेड वीडियोस में बाद में डाल दूंगा, आप उसकी बिल्कुल चिंता ना करें। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पेपर इज टू टेस्ट द नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन द वर्क अकाउंट। ये वर्क अकाउंट के ऊपर ध्यान देंगे, वर्क मतलब PWD अकाउंट। ठीक है, एंड प्रोसीजर बोथ एट द theoretical and practical level including preparation, maintenance and use of various records। ये वेरियस रिकॉर्ड्स क्या है मैं आपको बताऊं, देखिएगा, पहले जब मैंने एग्जाम दिया था तब हमारे पास में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते थे, वो क्वेश्चन था कि कैश बुक क्या और कैसे मेंटेन होता है। ठीक है, ये वाला। दूसरा, RA बिल कैसे मेंटेन होता है, वो सब हमने बनाया है बकायदा एग्जाम के पेपर में। ठीक है, उसके बाद में रजिस्टर ऑफ वर्क कैसे मेंटेन होता है, रजिस्टर ऑफ वर्क। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर लेजर कैसे मेंटेन होता है। ठीक है, पॉइंट मेरा ये है कि ये सब मैंने बनाया है, यही सब वो वेरियस रिकॉर्ड्स हैं जो आपको बनाने पड़ सकते हैं। ठीक है, हो सकता है इसके अलावा कुछ इंक्लूड करें, आई एम नॉट श्योर राइट नाउ। एंड बुक्स रिलेटेड टू वर्क्स। ठीक है, और उसके बुक में सबसे इंपॉर्टेंट बुक कौन है, CPWA कोड। ठीक है, और CPWD मैन्युअल। लेकिन मैं फिर भी जोर देकर के कहता हूं कि CPWA कोड से
अब तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते रहे हैं। इसको अगर आपको ध्यान से पढ़ लेंगे तो मैनुअल इससे मोटी किताब है, 500 पढ़ने की लगभग, उससे क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं, वो रेफरेंस के लिए पढ़ा जाता है। आप लोग प्लीज उसके ऊपर में ध्यान देकर के अपने आप को मतलब अतिरिक्त बोझ से बोझित न कर ले। रेडीनेस ऑफ अप्लाइंग देम इन परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज रिलेटिंग देयरटू एटसेट्रा। और मैंने आपको बता दिया है कि ये वाला जो पोर्शन है थ्योरी और प्रैक्टिकल वाला है। आते हैं पब्लिक वर्क्स थ्योरी, मार्क्स है इसके 40, ठीक है, 40 नंबर है और इसके एमसीक्यू में पूछे जाएंगे। ड्यूटीज एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ डिविजनल अकाउंटेंट इंक्लूडिंग प्रिपरेशन एंड सबमिशन टू एजी ऑफिस। मैंने आपको बता दिया ये कहां आपको मिलेगा, सीपीडब्ल्यूए कोड कहां मिलेगा, उसमें चैप्टर नंबर 4 और 22 में, है ना। द मंथली वर्क्स अकाउंटिंग इंक्लूडिंग ट्रांजैक्शंस थ्रू ट्रेजरी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोविजन ऑफ सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल 2019 एंड सीपीडब्ल्यूए कोड है, ये ए कोड है, ठीक है, राइट। बेसिक कंसेप्ट, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोविजन ऑफ स्टेट पब्लिक वर्क्स अकाउंट कोड, ठीक है, डिपार्टमेंट कोड, ठीक है, एंड शेड्यूल ऑफ पावर। अब यहाँ पे कुछ समस्या है, वो समस्या क्या मैं क्लियर कर देता हूँ। स्टेट पब्लिक वर्क्स अकाउंट कोड स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, ठीक है, और क्वेश्चन बनेगा दिल्ली में। अब स्टेट टू स्टेट अगर ये वेरी करता है तो क्या स्टेट टू स्टेट अलग अकाउंट बनाया जाएगा या अलग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके बारे में भी अभी तक मेरे पास में कोई ऑथेंटिकेट इंफॉर्मेशन नहीं है जो मैं आपको अभी बता सकूं कि क्या स्टेट के हिसाब से अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाएंगे या कोई कॉमन होगा, इसमें ऐसा कुछ क्लियर नहीं किया गया है। शेड्यूल ऑफ पावर भी स्टेट टू स्टेट वेरी करता है ना, इफ एनी ऑफ द पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये बहुत पुराना एक्ट है और पूरे भारत में एक समान लागू पड़ता है। इसमें मीनिंग इसके पूछे जाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक पूछा जाएगा, काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कितने तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, स्पेसिफिक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एसेंशियल एलिमेंट एक्सेट्रा, ये सब आपको कॉन्ट्रैक्ट में पूछा जाएगा। आप लोग प्लीज इसको देखिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोविजन ऑफ द आर्बिट्रेशन, अगर कोई विवाद हो गया, समझ गए, तो किसके पास में जाएंगे। एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पढ़ना होगा। स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट ऐसी चीज है जो आपको डिवीजन में रोज देखने को मिलेगी, रोज का रोज। एसबीडी आपने सुना होगा, इसका फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट आपको पूरा याद नहीं करना है, उसके कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ प्रैक्टिकल चीजें होती हैं जो आपको देखने होंगी। ये मैं नहीं टेकअप करता हूँ, स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट के बारे में बता रहा हूँ आपको। ई टेंडर्स एंड स्टेट प्रोक्योरमेंट एक्ट रूल्स एक्सेट्रा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्किंग ऑफ द वर्क्स अकाउंट, ठीक है, ये सीपीडब्ल्यू कोड का पार्ट है, ये मैं टेकअप करता हूँ। एंड रिलेवेंट मॉड्यूल सच as pay modules, budget modules, etc. in state integrated centralized financial management system, that is IFMS और CFMS, ठीक है। तो मेरा पॉइंट ये है कि इस वाले पोर्शन में जो थ्योरी वाला पोर्शन है, पहले केवल सीपीडब्ल्यू कोड हुआ करता था, उसमें कई सारी नई चीजें ऐड कर दी गई हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट रूल ऐड कर दिया गया है, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट इसको ऐड कर दिया गया है, और यहाँ पे IFMS को और CFMS को भी ऐड किया गया है, SBD भी ऐड किया गया है। तो ये जब चीजें ऐड की गई हैं, इसको लेकर के अभी तक तो प्रॉपर कोर्स डेवलप नहीं हो सका है, जैसे जैसे डेवलप होगा आप लोगों को मिलता चला जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब आगे प्रैक्टिकल वाला पोर्शन, ठीक है। प्रैक्टिकल वाले पोर्शन में क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ इनिशियल रिकॉर्ड, वही वाला, ठीक है, जिसमें स्टॉक अकाउंट, टूल एंड प्लांट रिटर्न्स, ठीक है, कैश बुक को भी इनिशियल रिकॉर्ड अकाउंट कहा जाता है, कॉन्ट्रैक्टर बिल जिसमें कि आरए बिल जिसको कहता है रनिंग अकाउंट बिल, फाइनल बिल आरए बिल का ही पार्ट है, लेकिन ये येलो पेज में बनता है, ठीक है, और वाउचर्स। तो ये प्रैक्टिकल वाला पोर्शन है। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, आपने जो भी लेन या देन किया है उसको किस मेजर हेड में बुक करेंगे, कंपाइलेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ मंथली डिविजनल अकाउंट्स, ठीक है, कैसे डिविजनल अकाउंट बनाए जाते हैं, ये सब चैप्टर 22 ऑफ सीपीडब्ल्यूए कोड है, ऑफ सीपीडब्ल्यूए कोड, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। टेंडरिंग प्रोसेस इंक्लूडिंग थ्रू ई टेंडरिंग और ई प्रोक्योरमेंट, ये भी आपका जीएफआर में, जनरल फाइनेंशियल रूल में, जीएफआर में है ना, जनरल फाइनेंशियल रूल में है। वर्क एब्स्ट्रैक्ट जो मैंने बताया आपको कि अगर आपको बनाना पड़ेगा, रजिस्टर ऑफ वर्क आपको बनाना पड़ सकता है, कॉन्ट्रैक्टर लेजर एंड ट्रांसफर एंट्री, ये सब आपको प्रैक्टिकली बनाने के लिए दिया जाएगा। शेड्यूल ऑफ पावर में आपके पावर कितने, किसको कितने पावर दिए गए हैं, जिसमें टाइप ऑफ वर्क होंगे, ठीक है, जैसे कि लमसम वर्क एक होता है, ठीक है, ओरिजिनल वर्क होता है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्क होता है, ऐसे बहुत सारे वर्क होंगे, इनको टाइप में आप देख लेंगे, जिसमें डिपॉजिट वर्क शामिल है और शेड्यूल ऑफ रेट शामिल है, SOR जिसको शॉर्टकट में कहा जाता है, ये SOR है, शेड्यूल ऑफ रेट, ठीक है। आप सब अपने डिविजन्स में इसके शॉर्टकट यूज करते हैं, लेकिन बहुत पॉसिबल है कि आप अगर आपने नहीं पढ़ा होगा थ्योरेटिकली तो आप इसका लॉन्ग फॉर्म नहीं जानते हो, ठीक है। नेक्स्ट वन इज टाइप ऑफ बुक्स है, रजिस्टर प्रिस्क्राइब्ड फॉर एंड केप्ट बाय द पीडब्ल्यू ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर, ठीक है। आपके DDO, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को DDO भी कहा जाता है,
और वो जिस तरह के रजिस्टर कौन से बुक्स अपने डिवीजन में मेंटेन करता है या उसको मेंटेन करना चाहिए, ये सब पोर्शन सीपीडब्ल्यूए कोड का है। सीपीडब्ल्यूए कोड से आपको आसानी से पता चल जाएगा, वो मैं टेकअप करता हूँ, ठीक है। और डिफरेंट लेयर ऑफ इंजीनियर्स, वो भी मैं आपको बताऊंगा। द पब्लिक वर्क्स अकाउंट्स एंड प्रोसीजर प्रैक्टिकल पेपर इज टू टेस्ट द कैंडिडेट्स नॉलेज ऑफ प्रिपरेशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स, स्टॉक बिल्स, वाउचर्स एंड वेरियस बुक्स, टेंडरिंग प्रोसेस एंड प्रोक्योरमेंट एक्सेट्रा, ठीक है। पॉइंट ये है कि ये वाला जो है, ठीक है, आपको पूरी तरीके से पढ़ना है और इसमें से आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि इसको लेकर के आपके पास में जो फैकल्टीज हैं उनके पास में सफिशिएंट नॉलेज और सफिशिएंट मटेरियल अवेलेबल है। दिस पेपर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर विच इज आईटी पेपर वेयर इट वाज नॉट प्रीवियसली एग्जिस्टिंग इन योर सिलेबस। आईटी पेपर वाज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ SAS एग्जामिनेशन, so now it is a new paper which is included in your course, ठीक है। this is a 2.5 hour, 2-2.5 घंटे का ये है, आप ये मत समझिए कि 2 घंटे का, पर है 100 मार्क्स का, ठीक है। फिर 45 रिक्वायर्ड फॉर एग्जामिनेशन एंड पासिंग ऑफ द एग्जामिनेशन, तो ये होता पेपर 2.5 घंटे का। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पेपर टू टेस्ट द बेसिक नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी में 2 पार्ट दिए गए, थ्योरी और प्रैक्टिकल, करना कुछ नहीं है, बस आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ बेसिक्स चैप्टर दिए गए हैं, उनको पढ़ लेना है। और एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, आपको इसके बारे में जानकारी रखनी है। Where it is for sure that IT theory will be asked in MCQ format. IT theory तो MCQ format में ही होगा, ठीक है। Form of question of IT practical is not clear. IT practical का फॉर्म क्लियर नहीं किया गया है, कैसे मैं आपको दिखाता हूँ, देखिएगा ध्यान से। ये IT theory वाला है। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग सिस्टम, अच्छा ये वाला भी पोर्शन जो है कैसे पढ़ना है मैं आपको बता दूं, जो लोग नए हैं। अच्छा एसएस के पेपर में ये वाला सबसे टफ पेपर माना जाता था, ठीक है। तो जो लोग नए, मैं उनको बता दूं, आपको करना कुछ नहीं है, ठीक वही वाला फंडा जो मैंने आपको बुक कीपिंग में बताया, ठीक है। इसको लेकर के भी इंटरनेट पे, यूट्यूब पे सफिशिएंट मटेरियल अवेलेबल है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड लेवल पे रिसर्च हो रहा है, पूरे वर्ल्ड लेवल के लोग इस पे वीडियो बना रहे हैं और डाल रहे हैं, ठीक है। इंडिया में भी जो क्रिएटर्स हैं इसके लेकर के बहुत सारे वीडियो बनाते हैं। आपने टेक्निकल गुरुजी का नाम सुना होगा, उन्होंने भी वीडियो बनाया हुआ है, और भी बहुत सारे चैनल्स हैं जो अच्छे वीडियोस बना रहे हैं, अच्छा कंटेंट डेवलप कर रहे हैं। आपको बुक्स रिकमेंड किए गए हैं, पर कोई भी आपको बुद्धिमान आदमी सजेस्ट नहीं करेगा बुक को पढ़े, ठीक है। सबसे बेस्ट इंटरनेट पे अवेलेबल है। बेसिक नॉलेज ऑफ डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर, उसका बेसिक नॉलेज क्या होता है, उसमें डेस्कटॉप किसको कहते हैं, लैपटॉप किसको कहते हैं, अदर डिवाइसेस सच एज प्रिंटर किसको कहते हैं, स्कैनर किसको कहते हैं, बहुत फंडामेंटल चीजें ये। आगे थोड़ी सी मुश्किलें आएंगी। बेसिक अंडरस्टैंड ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, ठीक है। सीपीयू क्या होता है, तो वो जो कंप्यूटर में एक डिब्बे जैसा होता है ना, वो वाला, स्क्रीन वाला नहीं, स्क्रीन को तो स्क्रीन कहते हैं, ठीक है, या मॉनिटर कहते हैं, ये सीपीयू है। मेमोरी इसके अंदर होता है जिसमें रैम और रोम होता है, ठीक है। इसका क्या मतलब है वो आप अपने मतलब मेरे स्टाइल से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको यूट्यूब पे बढ़िया बढ़िया मटेरियल और बढ़िया ग्राफिक्स के साथ अवेलेबल मिल जाएगा। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, एंड्रॉइड, किसी का एप्पल, वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, जो आप पढ़ा रहे हैं, इसमें जो आप पढ़ रहे हैं वो सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एंड देयर यूटिलिटीज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है, वो सब मैं आपको अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन आप जानिए बहुत आसान है, इजीली अवेलेबल है। बेसिक कंसेप्ट ऑफ डीबीएमएस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। इस पर लेकर के आपके ऑफिस में लगातार ट्रेनिंग चलती रहती है, तो आप ये समझिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको लेकर के आपका ऑफिस जो है बहुत जागरूक है, ठीक है। तो मैं ये रिकमेंड करता हूं कि अगर किसी के भी ऑफिस में डीबीएमएस से रिगार्डिंग कोई ट्रेनिंग चल रही है तो प्लीज आप लोग अपना रिक्विजिशन दीजिए, आप लोग अपना इंटरेस्ट शो कीजिए, सो दैट, क्योंकि नॉमिनेशन में हम लोग को बहुत प्रॉब्लम आती है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, डिविजनल अकाउंटेंट अपना इंटरेस्ट शो नहीं करते हैं। हमें अपने ऑफिस से डीबीएमएस के रिगार्डिंग लोगों को उठाना पड़ता है ट्रेनिंग के लिए, और जिनको हम ट्रेनिंग देते हैं वो शिकायत करते हैं कि बार बार तो आप हमारा ही नाम डाल देते हैं। ऐसा नहीं है, हम लोग बार बार नाम नहीं डालते, लेकिन लोगों को नहीं करना होता है, उनकी इंटरेस्ट नहीं होती है, पर आप लोग को इंटरेस्ट शो करना चाहिए, ठीक है। आपको ये बहुत काम आएगा, डीबीएमएस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये जाने कि पूरा का पूरा ऑफिस जो है ना डाटा पे ही डिपेंड करता है, तो डाटाबेस को मैनेज करना और उसका सिस्टम को समझना तो इंपॉर्टेंट है ही। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, पीएफएमएस, और आपकी सैलरी वगैरह पीएफएमएस से मिलती है। आप पीएफएमएस आप जानते हैं, ऑपरेट करते हैं आप लोग, ठीक है। आईएफएमएस और सीएफएमएस भी है। ई ऑफिस हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, ये नया है और इसको इंक्लूड किया गया है। आपको भी जल्दी ही इससे वास्ता पड़ने वाला है, ठीक है, अभी स्टेट में नहीं है। आईएनएडीज, वीएलसी, वाउचर लेवल कंपाइलेशन, एंड 010S, ये क्या है मुझे नहीं पता, वीएलसी तो मैं जानता था, ठीक है, ये कंप्यूटर वाले आपको बताएंगे। हाईलाइट ऑफ द नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम पॉलिसी एंड गाइडलाइन एंड प्रोविजन ऑफ द आईटी एक्ट। वो आईटी एक्ट आपने देखा था, आरटीआई एक्ट था वहां पे, राइट टू इंफॉर्मेशन, आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है,
ये 2005 में बन के आया था, ठीक है। देख लीजिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोटेक्शन, मैं श्योर नहीं 2005 में है कि नहीं, मैं गलत नहीं पढ़ना चाहता, ठीक है। एक बार इसको चेक कर लीजिए कब आया था, राइट। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एसेट एंड रेलेवेंट कंट्रोल सच एज इंटरनल कंट्रोल, ठीक है, एंड एक्सेस कंट्रोल फिजिकल एंड लॉजिकल, ये इसके बारे में आपको कंप्यूटर वाले ही बता पाएंगे। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेशनल ई गवर्नेंस प्लान NEGP, ठीक है, और NEGP के साथ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, ये सब आपको जो है पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। तो आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब IT प्रैक्टिकल में हम लोग आते हैं, जो लास्ट पोर्शन है हमारा। IT प्रैक्टिकल में हम क्या देखना होगा कि भाई आपको MS वर्ड से 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन, MS एक्सेल से 15 से 20, MS एक्सेल से भी 15 से 20, और MS पावर पॉइंट से 5 से 10। तो टोटल जो मोटा मोटी लग रहा है 65। तो जो मैक्सिमम इसको काउंट कीजिएगा ना, तो 20 और 20 40, और 15 और 10 25, 40 25 65। लोवेस्ट वाला काउंट कीजिएगा तो 15 15 30, और 10 45, और 5 50। तो 50 से लेकर के 65 नंबर के क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल में पूछे जाएंगे, ठीक है। और इसी रेंज में आपका जो बच जाएगा वो थ्योरी पोर्शन होगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा। और ये प्रैक्टिकल है, तो पहले कह दिया गया कि इस वाले में नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं बताता हूँ, जब मैंने एग्जाम दिया था उस समय एक चीज थी, आज के सॉफ्टवेयर में एडिट है या नहीं मुझे नहीं पता। उसमें ये था कि जब हम लोग किसी चीज को क्वेश्चंस को आंसर करते थे, जैसे इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मान लीजिए कि आपको माउस यूज करने के लिए अलाउड नहीं रहेगा, आपको केवल कीबोर्ड से यूज करना होगा। तो कीबोर्ड से आपको मान लीजिए कि बोल्ड करना है तो कंट्रोल भी दबाना है, ठीक है। तो अब आप समझिए इसको कि जब आपको बोल्ड करना है तो कंट्रोल भी, शॉर्टकट की आपको याद रखना है इसमें, है ना। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। चलिए लास्ट वाला जो है पेपर वाइज एग्जामिनेशन मैट्रिक्स, किस वाले पेपर को आप अगर पढ़ते हैं तो कौन से पेपर में एग्जामिनेशन मिल जाता है। जो ऑलरेडी डिविजनल अकाउंटेंट ग्रेड एग्जाम के कुछ पेपर पास कर चुके हैं उनके लिए ये वाला है। जिन्होंने पेपर 1 पास कर लिया है उनको अब नए वाले पेपर 1 नहीं देना है। पेपर 2 एलिमेंट्री बुक कीपिंग जिन्होंने पास किया है उसको पेपर 2 बुक कीपिंग नहीं देना है, ठीक है। पेपर 3 बिल्कुल न्यू पेपर है, आपने कोई भी पेपर पास किया हो पेपर 3 आपको देना ही देना है ना। पेपर 4 भी बिल्कुल न्यू पेपर है, उसको भी आपको हर हाल में देना है। ऑडिट आपको मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है। तो पेपर 3 और 4 बिल्कुल नया है, उसमें किसी को भी एग्जामिनेशन मिलने वाली नहीं है, चाहे आपने बिल्कुल ही कोई एक पेपर भी अगर आपका रह गया हो। डिविजनल अकाउंटेंट ग्रेड एग्जाम अगर आपने कंप्लीटली क्वालिफाई नहीं किया है तो आपको ये दोनों पेपर देने पड़ेंगे, ठीक है। पेपर 5 जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है पहले से, उनको पेपर 5 में एग्जामिनेशन है, ठीक है। पेपर 3 PWD अकाउंट्स एंड पेपर 4 मैंने जिसने दोनों पेपर क्वालिफाई किया है उसी को पेपर 6 में एग्जामिनेशन। मैं पहले बता दूं, जिसने एक किया एक नहीं किया उसको पेपर 6 में एग्जामिनेशन नहीं है, एंड है और नहीं है, आप देख सकते हैं, ठीक है। एंड देन लास्ट वन इज द पेपर 7 व्हिच इज वेरी न्यू पेपर। तो आपने क्या देखा कि आपने अगर एक भी पेपर से आप इस एग्जाम में अभी तक फेल रहे हैं या होते हैं, ये वाला आपका लास्ट अटेम्प्ट है जो आपके मई जून में होगा, ठीक है, जून में होगा, सॉरी। तो जून में जो पेपर होगा उसमें एक भी आदमी अगर फेल करता है तो जुलाई के बाद में आपका सीधे दिसंबर में ये वाला जाएगा, और उसमें आपको 3 4 और 7 तो हर हाल में देने ही देने हैं, ठीक है। चाहे आपका पेपर एक ही बाकी रह गया हो, आपको बाकी के सभी पेपर देने पड़ेंगे जो न्यू एडिट किए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा अब आप देखिए इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। ये था लास्ट में कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन क्या है कि दिस सिलेबस इज नियरली 2 टाइम्स लेंथी, पहले वाले से कम 2 गुना तो है ही, एंड न्यू टू ऑल कैंडिडेट्स, ठीक है। इस वाले में आपका 3 4 और 7 जो है वो 3 है, 3 न्यू पेपर, ठीक है, आर इंट्रोड्यूस। पेपर 3 4 and 7 where IT theory and practical have been combined in single paper, where IT practical have given more weightage than theory paper, है ना। तो ये 65 मार्क्स का अप्रोक्सीमेट ये APP है। We will be providing detailed discussion on our coming videos। इसके बारे में अगर और आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हम लोग उसको लेकर के वीडियोस बनाएंगे। A new paper 4 that is government audit has been made compulsory to all the candidates, even for the candidate SAS exam, ठीक है। SAS एग्जाम में भी गवर्नमेंट ऑडिट को कंपलसरी किया गया, पता नहीं सरकार के मन में क्या चल रहा है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, दैट इज बीट योर बेस्ट। योर होस्ट हिमांशु पांडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।